हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ? 11। फ्रेंड्स, इस दे 5 क्वेश्चन आप पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हजे तक वो पार्ट किसी ने नहीं देखा तो पहला तुसी जाके चैनल के उपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुसी उत्थों जाके देख सकते हो। अज आप पार्ट 2 करांगे। फ्रेंड्स, ये नहीं देखना कि क्वेश्चन घट डिस्कस किए जा रहे हैं, ये देखो कि तुहानू नाल टॉपिक भी कवर करवाया जा रहा। Which of the following is are included in the directive principles of state policy? ये क्वेश्चन आया DPSP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते जो DPSP इन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ है? Prohibited of traffic in human beings and forced labor। जो ह्यूमन ਦੀ जो ट्रैफिक्स ਹੁੰਦੀ ਆ, फोर्स ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ DPSP ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 23 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ DPSP ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ prohibition of consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health। कहते वो वाले ड्रिंक्स और नो कहते मैडिकल परपस लिए यूज़ करना जिन्हां दी जो कि हैल्थ दे लिए इंजूरीअस ने, खतरनाक ने, तो उन्होंने प्रोहिबिशन जी कंजम्पशन की प्रोहिबिशन आ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। मीनस कि उन्होंने कंज्यूम करन तो मना किया होया वा। एवें दी ड्रग्स नूं और ड्रिंक्स नूं सिर्फ मैडिकल परपस लिए ही यूज़ करना चाहिए। इस दी गल कित्थे कीती गई है कि DPSP दे अंदर है? बिल्कुल है। इस दी गल फ्रेंड्स DPSP दे अंदर कीती गई आ, वो भी गांधीयन प्रिंसीपल दे अंदर आर्टिकल नंबर 47। तो इत्थे अपना राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, आप थोड़ा जिहा देख लेने DPSP के बारे। डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगे ने, पार्ट 4 के अंदर आते हैं आर्टिकल 36 तो लैके 51, आर्टिकल 12 तो 35 तक फंडामेंटल राइट्स आ जाती है, जो कि पार्ट 3 आते हैं। पार्ट 4 आते हैं DPSP, जो कि आर्टिकल 36 तो 51 तक आ। इसनूं बोरो किया गया आयरलैंड तो। इंडिया ने इसनूं आयरलैंड तो बोरो किया, आयरलैंड ने फरदर इसनूं बोरो किया सी स्पेन तो। इसका मतलब की है कि डायरैक्शनस ने जो स्टेट गवर्नमेंट नूं दित्तियां जांदियां कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी मेक करनी आ, कोई लॉ फ्रेम करना, तो पहले वो डायरैक्टिव प्रिंसीपल जिहड़े हैगे आ इन्हां नूं इंप्लीमेंट करन तो पहला माइंड विच रखे, फिर ही कोई फरदर पॉलिसी जां लॉ वगैरह बनाया जाए। ये जिहड़े फ्रेंड्स होंदे आ नॉन जस्टिफेबल होंदे आ। नॉन जस्टिफेबल होने का मतलब कि इन्हां नूं तुसीं अगर इन्हां दी वायलेशन हुंदी आ तो इसनूं कोर्ट विच इनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। जिवें कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होने ते उन्हां नूं आपां रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जां हाई कोर्ट विच इनफोर्स करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट विच अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट विच अंडर आर्टिकल 226। 5 तरह की रिट्स होंदी आपां पढ़ चुके हैं, जिहड़ी कि DPSP ने नॉन जस्टिफेबल होंगे। याद रखना, इन्होंने इनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। हुण आपां थोड़ी जी लुक लै लैंदे कि जो 36 तो लैके 51 तक किहड़े DPSP होंदे ने। देखो 36 विच तां डेफिनेशन दित्ती गई है कि DPSP होने चाहिए आ, इन्हां नूं अप्लाई किवें करना है, ये चीज़ इन्हूं तुसीं स्किप भी कर सकते हो, बट बाकी तुसीं एक बार जरूर याद करने आ। डिफिकल्ट होंगे बट अगर तुम इन्हों 2-3 बार रीड करोगे तो ईजी हो जाएंगे। जिमें कि आप इदा रिलेट कर सकते। देखो सारे सीक्वेंस ने 38, 39, 39 ए। फ्रेंड जिहदे नाल भी ए लगता, यदा मतलब कि उन्होंने पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू उसनूं लिआंदा गया है, अमेंडमेंट नाल उसनूं ऐड किया गया, इसलिए उहदे नाल ए लग जाता। तो आप देख लैंदे आ कि पहला ये की है कि स्टेट टू सिक्योर आ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वैलफेयर ऑफ द पीपल, कि एक एक सोसाइटी विच पीपल्स दी वैलफेयर दे लिए काम करना 38 विच किया गया। इनू आप स्टोरी की फॉर्म में ना रिलेट करने की कोशिश करते सो दैट तुहानूं याद करना ईजी हो जाए। कि पहला 38 आर्टिकल विच किया गया कि पीपल दे वैलफेयर लिए काम करना। अगर पीपल दे वैलफेयर लिए काम करना वा तो उहदे लिए कुछ
ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਟ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਏਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੀਵ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਜਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੇਜਿਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 36 ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, 37 ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ, 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੀਪਲ, 39 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 39A ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਟੂ ਪੂਅਰ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਲੰਟਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, 43B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੇਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, 4 ਸੇਮ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ 44 ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ST ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 47 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਜ਼, ਬਿਫਾਲੋਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਪਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਫ, ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਸੇਫ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਕੌਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇਖੂਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਦੇ ਅੰਦਰ।
जिवें आपां कहने ना 50-50 हो गया काम, अद्धो अद्ध, कि अद्धा काम जुडिशरी का हुण अद्धा काम एग्जीक्यूटिव, तुसीं इदां रिलेट कर सकते हो। नैक्सट कि वो इन्ना कुछ हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो पीस होगा तो सब सिक्योर फील करनगे इंटरनेशनल लैवल पर भी, तो ये होगी 51। क्वेश्चन नंबर 7, the authorization for the withdrawals of funds from the consolidated fund of India must come from, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ PM ਆਊਗਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 तरीके के फंड होंगे आ। एक होंदा कंसोलीडेटेड फंड, एक होंदा कॉन्टीजेंसी फंड, एक होंदा पब्लिक अकाउंट। देखो जो कंसोलीडेटेड फंड होंदा है आर्टिकल 266 के अंडर आंदा, 266(1) क्लॉज, 266(2) के अंडर आंदा पब्लिक अकाउंट, तो जो कॉन्टीजेंसी फंड आंदा यह आंदा 267 आर्टिकल के अंडर। ये की हुंदा कि जो पब्लिक अकाउंट हुंदा, ये सारा पैसा आंदा जो कि गवर्नमेंट रिसीव करती है, या गवर्नमेंट के बिहाफ ते रिसीव किया जाता, वो सारा पैसा जाता पब्लिक अकाउंट दे विच। इहदे विच किसी भी तरीके अगर पैसा कढवाउणा वा तां परमिशन लैण दी जरूरत नहीं हुंदी। जिहड़े कंसोलीडेटेड फंड हुंदा, इहदे विच की हुंदा, रैवन्यूज़ आ जांदी है, गवर्नमेंट की रैवन्यू आ जांदी है, ते गवर्नमेंट की जो भी कैपिटल हुंदा, सारा कुछ जो है ये आंदा कंसोलीडेटेड फंड के विच। ये गवर्नमेंट जिन्ने भी खर्चे करती है, वो सारे खर्चे कंसोलीडेटेड फंड विचों कीते जांदे आ। इहदा जिहड़ा ऑडिट आ, रिकॉर्ड कौन रखदा, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसका रिकॉर्ड रखदा वा। गवर्नमेंट नूं हुण जिहड़ी इनकम आ कित्थों कित्थों आ सकदी आ, डायरैक्ट टैक्स तो आ सकती है, नॉन डायरैक्ट टैक्स तो आ सकती है। नॉन डायरैक्ट टैक्स के विच किहड़े हुंदे आ, जिहड़े इनडायरैक्ट टैक्स हुंदे, जिवें GST हो गए, कस्टम एक्साइज ड्यूटी हो गई, डायरैक्ट टैक्सिस हो गए, जिवें इनकम टैक्स हो गए, कॉरपोरेट टैक्स हो गए, ये सारे टैक्स विचों पैसा जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट नूं आउंदा। ये सारा कुछ किहदे विच जांदा, कंसोलीडेटेड फंड। अगर कंसोलीडेटेड फंड विचों कोई पैसा कढवाउणा वा तां उहदे लई सानूं परमिशन लैणी पऊगी गवर्नमेंट नूं, पार्लीमेंट तों। किहदी परमिशन चाहिदी इत्थे, पार्लीमेंट दी। जिहड़ी कॉन्टीजेंसी फंड हुंदा, इहदे विच की हुंदा वा कि एवें दे खर्चे, ये वो वाला पैसा रखा जाता, वैसे दी कॉर्पस कितनी हुंदी आ, 500 करोड़। इन्ना पैसा दे लई रिजर्व रख लेंदे आ कि ये उदों ये पैसा वरत्या जाता है कि जदों कोई एवें दा खर्चा अचानक आ जाए, अर्जेंट कोई वर्क आ जाए, मतलब यह जा खर्चा जो पहले उन्होंने फोरसीन नहीं किया सी, अचानक जिहदी कोई प्लैनिंग ही ना की होवे, ऐदां दा कोई अचानक खर्चा खड़ा हो जाए, तो फिर उहदा पैसा कित्थों कढवाया जाता वा, कॉन्टीजेंसी फंड विचों। मीनस कि इहदे विचों सारी मनी मेनटेन की जाती है जो किसी स्पैसीफिक परपस के लिए असी यूज़ कर सकीए। इस दे लई जो है किसी पार्लीमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होंदी। इनू जो फाइनांस मिनिस्ट्री होंदी है, उहदे सैक्रटरी हैगे आ, होल्ड करके रखते इस पैसे नू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ ते। आई होप तुहानूं ये गल समझ आ गई होगी। तो हुण देखो ये गल पता लगी ना, कंसोलीडेटेड फंड जो है इसकी परमिशन जो इसनूं विड्रॉ करना किस तो लैनी पवेगी, पार्लीमेंट तो। नैक्सट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। हुण तुहानूं पुछया गया कि इन्हां चारां दे विचों किहड़ी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, नॉट पुछया, ध्यान देना। देखो, टू वोट इन पब्लिक इलैक्शन, पब्लिक इलैक्शन विच वोट करना साडी फंडामेंटल ड्यूटी है नहीं, बिकॉज ये तो साडा अधिकार है ना, इलैक्शन विच वोट करना तो साडा फंडामेंटल राइट हैगा वा। ये फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ी आ, फंडामेंटल ड्यूटी हुंदी है जो साडे मौलिक कर्तव्य हुंदे आ। टू डिवेलप साइंटिफिक टैंपर, ये फंडामेंटल ड्यूटी हैगी आ। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफगार्ड करनी, बिल्कुल ये भी फंडामेंटल ड्यूटी हैगी आ। अबाइड दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पैक्ट इट्स डिटेल, कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करना, ये भी साडी फंडामेंटल ड्यूटी है। किहड़ी ड्यूटी नहीं हैगी, टू वोट इन दी इलैक्शन। साडा आंसर की हो गया, ऑप्शन नंबर 1।
फ्रेंड्स ये तो हुण 4 ड्यूटीज़ हो गई, बट तुहानूं सारियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय हार्ट याद होणियां चाहीदियां कि कोई भी तुहानूं ड्यूटी पा के पुछ सकदा कि इन्हां विचों किहड़ी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हैगी। तो आपां थोड़ा जिहा इहदे बारे देख लैंदे हां। पहलां देखो जिहड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुंदियां ने, इहदा कॉन्सैप्ट लिया कित्थों गया सी? फंडामेंटल ड्यूटी का कंसैप्ट लिया गया सी USSR, जिन्होंने रशिया बोलते हैं, उस तो लिया गया सी अते इसनूं रिकमेंड किया गया सी स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेंदे कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया सी कि फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सैप्ट होना चाहिए वा? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया सी किहड़ी अमेंडमेंट दे नाल? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आर्टिकल 51A दे अंडर आंदी है, 51A एंड पार्ट 4A। पार्ट 3 विच फंडामेंटल राइट 12 तो 35, पार्ट 4 दे विच DPSP 36 तो 51, उस तो बाद पार्ट 4A दे विच की आ, क्योंकि देखो फ्रेंड्स जो पार्ट 3 आ फंडामेंटल राइट 12 तो 35, पार्ट 4 दे अंदर DPSP 36 तो 51। हुण जिहड़े पार्ट 4 दे नाल ए लग गया, इहदा मतलब कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विच इहदी गल नहीं सी, इसनूं स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया सी 42nd अमेंडमेंट दे नाल, इसे करके इस दे नाल ए लग्या अते जो आर्टिकल इसनूं दिता गया 51A। ओरिजिनली इस दे विच टोटल 10 जिहड़ियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखियां गईयां सी, बट बाद विच की होया एक ड्यूटी जिहड़ी है टोटल 11 ने ना, तो जिहड़ी एक एक्सट्रा जो फंडामेंटल ड्यूटी आ बाद विच ऐड की गई सी, वो की गई सी किहड़ी अमेंडमेंट दे नाल? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो हुण आपां देख लैंदे कि किहड़ियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने। टू बाइट द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पैक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पालना करना, उसके आइडियल्स की रिस्पैक्ट करना, चाहे नैशनल फ्लैग हो, नैशनल एंथम हो, ये भी साडी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। टू चैरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर आवर नैशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बिल्कुल। टू अपहोल्ड एंड प्रोटैक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन्हां सारी चीज़ों प्रोटैक्ट करना साडी ड्यूटी बनती है। कंट्री नूं डिफेंड करना, नैशनल सर्विस देना, जो भी सानूं इस चीज़ लिए बुलाया जाए तो असीं हाज़र होवांगे, साडे कर्तव्य ने। टू प्रमोट दी हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ, मतलब कि एक भाईचारे की भावना रखना, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हारमोनी बनाई रखना, ये साडी की आ फंडामेंटल ड्यूटी आ। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हैरीटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, साडा इन्ना भरपूर कल्चर आ, उसकी विरासत नूं संभालना साडा कर्तव्य बनदा। टू प्रोटैक्ट एंड इंप्रूव द नैचुरल इन्वायरमेंट लाइक रिवर, जो साडे नैचुरल इन्वायरमेंट ने, रिवर, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, इन्हां सारियां चीज़ां जो लिविंग क्रिएचर आ उन्हां दे प्रति भी सिंपति रखना ते उन्होंने इंप्रूव करना, प्रोटैक्ट करना, ये भी साडी ड्यूटी है। साइंटिफिक टैंपर साडे अंदर होना चाहिए, इनकुआयरी की स्पिरिट होनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी नूं सेफ रखना चाहिए आ, अते साडे अंदर जो एक्सीलेंस होना चाहिए हर एक फील्ड के अंदर, इंडिविजुअल दे विच ते कलैक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए भी। ये सारियां की ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सी, जो बाद विच 11th ड्यूटी जो ऐड की गई 86th अमेंडमेंट 2002 दे नाल किहड़ी सी? टू प्रोवाइड opportunity for education to children born as the case may be between the 6 and 14 year, 6 तो 14 साल के जो बच्चे ने उन्होंने लिए जो है opportunities देना एजुकेशन दियाँ, एक ही आ फंडामेंटल ड्यूटी है। ये DPSP के अंदर भी आंदा, फ्रेंड्स कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व इलैक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, कहते अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो इलैक्शन किन्ने टाइम के हो जानियां चाहिए ने? तो इसका राइट आंसर है 6 मंथ। तो आप थोड़ा जिहा देख लें पंचायत बारे। इसका मतलब है रूरल सैल्फ गवर्नमेंट। इस स्टेट लिस्ट का पार्ट आ जो कि 7th शेड्यूल के अंदर है। 7th शेड्यूल के 3 तरीके की लिस्ट की गल की गई, जिहदे विच पावर्स नूं डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। उहदे विचों स्टेट लिस्ट के अंडर पंचायती राज की गल की गई है। अति इसनूं जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिलिया सी, वो मिलिया सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के नाल, जो कि 1992 दे विच होई। इस दे विच 29 सबजैक्ट ने जिस दे उपर पंचायत लॉ बना सकती है। 3 टायर सिस्टम है, 5 साल की टर्म होंदी है पंचायत की। 5 साल तो पहला अगर किसी भी तरीके नाल पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो 6 मंथ दे विच जिहड़ियां इलैक्शन हो जानियां चाहिए ने।
अगर 21 ईयर तो अबव कोई भी परसन है वो स्टेट लैजिसलेचर का मैंबर बन सकता, तो पंचायत के मैंबर बनने के लिए भी क्वालीफाई हुंदा। फ्रेंड्स जो 74th अमेंडमेंट सीगी वो भी 1992 विच आई सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ म्यूनसीपल कॉरपोरेशन ਨੂੰ कॉन्स्टिट्यूशन ਦਾ स्टेटस ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ 29। ਅਤੇ ਜੋ 3 ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ फ्रेंड्स, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਗੌਰ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसनूं इंप्लीमेंट किया गया सी। उस तो बाद किता कदों गया सी एग्जैक्ट 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। एंड उस तो बाद आंध्रा प्रदेश दे विच किता गया सीगा, किता किहनां द्वारा गया सी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी बाय द प्रेजिडेंट। कहते जो नैशनल एमरजेंसी लगाई जाती है प्रेजिडेंट द्वारा तो किहड़े कॉन्सिक्वेंसिस होंगे इन्हां दे विच्चों की रिजल्ट होंगे? उस तो बाद द प्रेजिडेंट कैन इशू डायरैक्टिव टू स्टेट एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल डायरैक्टिव जारी कर सकते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव लिए, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द प्रेजिडेंट कैन एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्यूर ऑफ लोक सभा, कि जिहड़े प्रेजिडेंट ने एमरजेंसी के टाइम पर लोक सभा का जो नॉर्मल टाइम पीरियड आ टेन्यूर है उसनूं एक्सटेंड कर सकती है? नहीं, गलत। क्यों गलत होगी? बिकॉज कर तो सकते हैं बट कौन कर सकता? पार्लीमेंट कर सकती है, पार्लीमेंट कर सकती है, प्रेजिडेंट नहीं कर सकती। थर्ड स्टेटमेंट द प्रेजिडेंट कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, जो प्रेजिडेंट ने कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट जिहड़े हैगे सस्पेंड कर सकती है? नहीं कर सकते, बिकॉज जो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20 एंड 21 ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंदे हैगे। जो आर्टिकल 20 है ये गल की गई है कन्विक्शन फॉर अफेंसिस की, एंड जो 21 आर्टिकल है ये गल की गई प्रोटैक्शन ऑफ लाइफ एंड परसनल लिबर्टी। तो स्टेटमेंट जी हैगी है थर्ड भी गलत होगी। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, द प्रेजिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फाइनैंशियल रिसोर्सिस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। प्रेजिडेंट चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं फाइनैंशियल रिसोर्सिस नूं सेंटर एंड स्टेट के बीच। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखो अपना ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 की आपां सही स्टेटमेंट पूछी है ना, चूज करैक्ट आंसर पूछा, तो 1 एंड 4 स्टेटमेंट जिहड़ियां सही होणगियां, जबकि जो एग्जाम के क्वेश्चन पूछा गया से ना इनू कैंसल कर दिता गया सी PPSC वालों। क्यों? बिकॉज जिहड़े इन्होंने ऑप्शन सी ना ऑप्शन गलत पाए सीगे, क्योंकि देखो पहली दूजी स्टेटमेंट गलत होगी, तीजी गलत होगी। हुण जिहदे विच 2 एंड 3 आ वो तो गलत हो जाएगी ना। देखो सैकेंड ये तो आ सारे ऑप्शन गलत हो गए, बचिया तो ऑप्शन 1 होना चाहिए ना, बट ऑप्शन 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 ते 4 सही नहीं, तो इसलिए अपना ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। एग्जैक्ट आंसर का की आऊगा 1 एंड 4। फ्रेंड्स जी नैशनल एमरजेंसी आ हुण तक 3 बार लग चुकी है। पहला एक नैशनल एमरजेंसी होंदी है, एक स्टेट एमरजेंसी होंदी जिन्होंने प्रेजिडेंट रूल बोलते हैं, प्रेजिडेंट रूल, एंड एक फाइनैंशियल एमरजेंसी होंदी है, फाइनैंशियल एमरजेंसी। जो नैशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 दे विच आंदी है, प्रेजिडेंट रूल 356 एंड फाइनैंशियल एमरजेंसी 360 के अंडर आंदी है। नैशनल एमरजेंसी हुण तक 3 बार लग चुकी है। एक बार जो इंडिया ते चाइना वार हुई सी, एक बार इंडिया ते पाकिस्तान की वार टाइम, एक बार पॉलिटिकल इनस्टैबिलिटी करके जो कि इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण। 3 बार कदों कदों लगी? 1962 तो 1968 दे विच, फिर 1971 विच, फिर 1975 दे विच। ये आप डिटेल विच जो पढ़ांगे ना टॉपिक फ्रेंड्स, उदों आप उत्थे इहनूं कवर करांगे। लोक सभा का जो नॉर्मल टेन्यूर आप कहने एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सिर्फ हजे तक एक बार एक्सटेंड किया गया सी 1976 विच, 1976 के अंदर। अगर आप ये देखिए कि जो प्रेजिडेंट रूल आ सब तो ज़्यादा वार किहड़ी स्टेट विच लग्या? यूपी विच, टोटल 10 टाइम्स लग चुका। उहदे विच ते किन्ने दिनां लई लग चुका? अगर असीं डे वाइज देखिए 1700 डेज लई लग चुका अप्रॉक्स। जो पंजाब दे विच आ सब तो ज़्यादा दिनां दे लई लग्या सी, बट लग्या तो 8 वार सी ना, लग्या किन्ने दिनां दे लई सी? 3510 डेज लई।
अगर ये पूछा जाए कि किहड़ी स्टेट विच सब तो ज़्यादा टाइम मैक्सीमम टाइम जो प्रेजिडेंट रूल लग्या यूपी च लग्या, अगर सब तो ज़्यादा मैक्सीमम डेज भी लग्या पंजाब के अंदर। फाइनैंशियल एमरजेंसी फ्रेंड्स अजे तक एक भी बार नहीं लगी हैगी अपने इंडिया के अंदर। लास्ट क्वेश्चन अपना अज का, इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नैशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। नैशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे ने? PM, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सिस, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स ये टॉपिक आप अलग तो करांगे कि ਜਿਹੜੇ प्राइम मिनिस्टर होंगे इन्हों को ਕਿਹੜੇ डिपार्टमेंट की जी चेयरमैनशिप होंगी आ, जिमें नीति आयोग हो गया, नैशनल डेवलपमेंट काउंसिल होगी, ये सारे आप सैपरेट वीडियो के अंदर कवर करांगे। अज के लिए इन्ना ही फ्रेंड्स, होप करते हैं तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल में सबसक्राइब कर देना। मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।